जो हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का जॉब इन्फो एंड एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यूसीसी क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या है और ये चर्चा में क्यों है। उससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि इस तरह का कोई भी अच्छा इन्फॉर्मेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए चलते हैं वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज़ और ये चर्चा में क्यों है, और इसको कब लागू किया करना है, और ये कौन सा स्टेट में लागू हो चुका है और कौन सा स्टेट में लागू नहीं हुआ है, ये भारत में कब तक लागू हो जाएगा और इससे क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारे कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चलिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले ये देखिए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो है क्या चीज़। यूनिफॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका समान नागरिक संहिता। ये चर्चा में इसलिए है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मैंने सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने में असफल रही है। इसी बात को लेकर ये जो न्यूज़ में रहा है, आज हम लोग देखते हैं कि ये सरकार असफल क्यों रहा है। चलते हैं, देखिए इसमें कहता है, एक पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्र ने अभी तक अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास नहीं किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्होंने अभी तक प्रयास नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के संस्थापक ने उम्मीद जताई गई कि एक दिन राज्य समान नागरिक संहिता की अपेक्षाओं को पूरा कर प्रत्येक धर्म एवं रीति रिवाज, जैसे कि इसमें है क्या कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सबके लिए एक नियम, एक रूल, एक कानून लागू होगा। वही है आपका समान नागरिक संहिता। इसमें क्या है कि जैसे शादी विवाह या तलाक या और भी, जैसे बंटवारा हो गया, या इसमें बंटवारा भी आ जाएगा, बंटवारा हो गया, या फिर आपका आ जाता है ये क्या बोलते हैं, तलाक, शादी, ये सारे जो है वो एक ही रूल हर एक आदमी के लिए लागू होना चाहिए, हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए। इसमें जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है। वही है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास कभी किया नहीं गया है। और ये समान नागरिकता संहिता है क्या चीज़, ये सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है। ये है भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। आप लोग तो पढ़े ही होंगे, जानते ही होंगे। नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया है, जो आपका संविधान है, संविधान का ये भाग 4 में अनुच्छेद 44 के आर्टिकल 44 के तहत ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया संविधान में। कि कौन देश का संविधान से लिया गया है, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड, जिसका राजधानी हो जाता है आपका डबलिन। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, जिसका राजधानी डबलिन है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। इसका व्यवहारिक अर्थ है क्या, इसका व्यवहारिक अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए। इसमें कोई जातिवादी या धर्मवादी नहीं है, सबके लिए एक समान। संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसको लागू करने की जिम्मेवारी बाद की सरकार को स्थानांतरित की है। ये देखिए, ये कोई सरकार लागू अभी तक किया नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। इसमें कह रहा है कि समान नागरिकता संहिता के अंतर्गत व्यक्तिगत कानून, संपत्ति, इसमें है कि संपत्ति का या कानून, विवाह, तलाक, गोद लेने का नियम या बंटवारा का नियम, ये सारे एक रूल, एक नियम, एक कानून से चलेगा। इसमें अगर हम हिंदू हैं तो नहीं हम मंडप में शादी करेंगे, हम मुस्लिम हैं तो निकाह करेंगे, मस्जिद में जाएंगे, या ईसाई हैं तो ईसाई चर्च में जाएंगे, ये वाला सीन इसमें नहीं है। इसमें एक नागरिक, एक रूल, एक कंट्री, वही है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें नोट में क्या दिया हुआ है कि भारत के अधिकतर व्यक्तिगत, इसमें है नोट में, भारत के अधिकतर व्यक्तिगत कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। देखिए यही चीज़ अभी बोले। इसमें से अभी जो है इसमें एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिकता कानून लागू है, वो है आपका गोवा। वो पुर्तगाल लोग वहाँ पे था उस टाइम से ही ये लागू है। और इसमें से अभी एक और स्टेट लागू किया है, वो है आपका एक दूसरा स्टेट है। अगर आप लोग किसी को पता है तो फटाक से कमेंट में बता दें, नहीं तो नेक्स्ट मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। चलते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में
42वें संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द की प्रविष्टि किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ भेदभाव को समाप्त करना है। लेकिन वर्तमान समय तक संहिता लागू न हो पाने के कारण भारत में एक बड़ा वर्ग अभी तक धार्मिक कानूनों की वजह से अपने अधिकार से वंचित है। इसमें अभी हमारे इंडिया में ये देखिए 42वां संशोधन जो है, इसमें कहा गया है धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख किया गया है। आप अगर नहीं पढ़े हैं संविधान ये आर्टिकल, तो सारे आर्टिकल 395 आर्टिकल है आपके संविधान में। हमारे संविधान जो है इंडिया का संविधान, इसमें 395 आर्टिकल है। इसमें से फिर तोड़ तोड़ के संशोधन किया गया है, जैसे 42 का ए, 42 का बी, ये बीच बीच में ए बी किया गया है, लेकिन ऐसे टोटल 395 है। अब नेक्स्ट आगे जानते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणा विद्यमान है, लेकिन इन्हीं अवधारणाओं के बीच लैंगिक असमानता, इसमें लैंगिक असमानता जैसी कुरीतियां भी अभी तक लागू है, व्याप्त है। विधि के शासन के अनुसार सभी नागरिकों हेतु एक समान विधि होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद जनसंख्या में एक बड़ा वर्ग अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। हाँ, ये है नागरिक संहिता लागू न होना एक प्रकार के विधि के शासन और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन है। इसमें ये अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल ये से देखा जाए, तो उसमें है कि आपका यूसीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि उसमें 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में ये जिक्र किया गया है कि धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए, कोई भी धर्म कोई भी जाति अलग अलग नहीं होने चाहिए। इसीलिए संवैधानिक रूप से लागू होना आवश्यक है, लेकिन अभी तक कोई सरकार लागू नहीं कर पाया है। ये बहुत ही खेद की बात है। सामाजिक संस्कृति में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सामाजिक संस्कृति के सम्मान के नाम पर किसी वर्ग की राजनीति समानता का हनन करना संविधान के साथ साथ संस्कृति और समाज के साथ भी अन्याय है, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति तथा सभ्यता के मूलभूत नियमों के तहत महिला और पुरुष का समान अधिकार प्राप्त होता है। गलत तरीके से प्रस्तुत करना असमानता उत्पन्न कर दी जाती है। नेक्स्ट, धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज में किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए। विधि के समक्ष समता की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो रही है, इसलिए उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी और उनके व्यक्तित्व तथा समाज के लिए अधिकतर है, अहितकर है। मतलब वो हित में नहीं आता है, अहितकर है। किसके लिए? तो किसी महिला और किसी भी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कमी उनके व्यक्तित्व तथा समाज के लिए अहितकर है। ये है राजनीतिक। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक लाभ के कारण कई बार सरकारें इस धार्मिक मुद्दों से छेड़छाड़ से बचती, इसलिए सरकारों को भी ऐसी मामलों में धार्मिक मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत अधिकारों की दृष्टि से देखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले के बारे में अभी आप लोगों को एक आया, फिर शाहबानो मामला। यह शाहबानो मामला क्या है, यह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि शाहबानो मामला क्या है और ये न्यूज में क्यों रहा है। निर्णय को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार में धार्मिक दबाव में आकर संसद में कानून के माध्यम से पलट दिया। ये शाहबानो जो केस है, शाहबानो केस, ये इसके बारे में मैं अभी तो कुछ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट वीडियो जब मैं शेयर करूँगा तो उसमें शाहबानो केस जो है उसके बारे में पूरा डिटेल दूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है। इसलिए सरकार तथा न्यायालय को समान नागरिक संहिता लागू करने में समग्र गंभीर प्रयास करने चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, समान नागरिकता संहिता का विपक्ष। इसमें जो ओपोजिशन तो होना जरूरी है, बिना ओपोजिशन का कुछ होगा नहीं। समान नागरिक संहिता का मुद्दा किसी सामाजिक या व्यक्तिगत अधिकारों के मुद्दे से हटकर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये देखिए, ये जो मेन क्या है, मेन अभी किसी भी बात को, कोई भी, चाहे वो किसी का जान से लेके हो रिलेटेड, या किसी का धन संपत्ति से लेके रिलेटेड हो, या किसी का मान सम्मान से लेके रिलेटेड हो, उस तरह का कोई भी चीज़ हो जो सामाजिक न रहते हुए, ये सामाजिक न रहते हुए वो राजनीतिक का रूप धार लेता है। कोई ना कोई किसी न किसी बहाना से राजनीतिक का रूप ले लेता है। यही अभी कमजोरी है हमारे इंडिया का,
कि जो मेन मुद्दा है, जिस मुद्दा पे हमें बात करनी चाहिए, वो मुद्दा न करते हुए किसी और मुद्दे पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं और उसमें अपना बहसबाजी करते हुए जो मेन मुद्दा है, जैसे हमारा मेन मुद्दा है यूसीसी, उसको छोड़ के फिर वो राजनीति, अपना राजनीति की ओर कि ये सरकार सही नहीं है, ये सरकार को गिराया जाए, दूसरा सरकार बैठाया जाए, वो सरकार यूसीसी लागू करेगा, फिर वो सरकार हटाया जाए, फिर यही सब चल रहा है अभी, वही राजनीति का मुद्दा बन गया है। अब हिंदू या किसी और धर्म के मामलों में बदलाव उस धर्म के बहुसंख्यक समर्थन के बगैर नहीं किया जा गया, इसलिए राजनीतिक तथा न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ ही धार्मिक समूहों के स्तर पर मानसिक बदलाव का प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसमें मेंटलिटी जो है ना, मेंटलिटी आदमी में नहीं चेंज जब तक होगा ना, तब तक जो जाति धर्म का लड़ाई है वो चलते रहेगा, एकजुटता नहीं हो पाएगा। सामाजिक संस्कृति की विशेषता को भी वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि समाज में किसी धर्म के असंतुष्ट होने पर अशांति बन सकती है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि समाज में संस्कृति को, कल्चर को या धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना है, जाति को ठेस नहीं पहुंचाना है। अगर आप किसी को ठेस पहुंचाएंगे, आहत पहुंचाएंगे, तो वो क्या है कि अगर वो अपना धर्म से या अपना संस्कृति से असंतुष्ट है, सेटिस्फेक्शन उसके पास नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो उल्टा रिएक्शन कर जाएगा, अशांति का रूप ले लेगा, यानी दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। फिर यूसीसी तो छोड़िए, वो अपना घर चलाने का लायक नहीं रहेगा, तो यूसीसी क्या चलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। समान नागरिक संहिता के मुद्दे में विधि आयोग का क्या कहना है। विधि आयोग भी तो कुछ बोला है, विधि आयोग क्या बोला है उसको देखिए। विधि आयोग का कहना है कि लॉ कमीशन कुछ तो बोला होगा, क्या है कि विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में यानी 2016 में समान नागरिक संहिता के संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन हेतु विधि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 2016 में समान नागरिक संहिता के संबंधित मुद्दों में ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टाइम पीरियड दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। विधि आयोग ने कहा है कि अनुच्छेद 14 से 25 के बीच में द्वंद्व प्रभावित है। ये क्या है, अनुच्छेद 14 से 25 के बीच में हमें क्या मिलता है, अनुच्छेद 14 से 25 के बीच में हमें मिलता है मूल कर्तव्य यानी मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 से 25 के बीच में मिलता है हमें मूल अधिकार। ठीक है, याद रहेगा, ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत और नेक्स्ट पॉइंट पे, भारतीय बहुलवादी संस्कृति के साथ ही महिला अधिकारों के सर्वोच्च के मुद्दों को इंगित किया। पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाइयों के मद्देनजर विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, विधि आयोग के अनुसार समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रूढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिए, इसलिए सभी निजी कानून प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की जरूरत है, जिससे उनसे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथा तथ्य सामने आ सके। रूढ़िवादी और पूर्वाग्रह मतलब पहले से जो चल रहा है वो सिस्टम अब धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। रूढ़िवादी क्या होता है, रूढ़िवादी जो आपका पूर्वज करके गया वही चीज़ अभी हम लोग चला रहे हैं, वही होता है रूढ़िवादी, वही होता है पूर्वाग्रह जो पहले से चल रहा है। वो मेन चीज़ है ये रूढ़िवादी और पूर्वाग्रह पॉइंट को जानना। तो रूढ़िवादी उसी को बोलते हैं जो हमारे पूर्वज करके गए, दादा परदादा जो किए हैं वही चीज़ हम लोग बिना मॉडिफिकेशन किए हुए, बिना मॉडिफाइड किए हुए वही चीज़ हम लोग दोहरा रहे हैं, वही आपका रूढ़िवादी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों की दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, लड़कों और लड़कियों की विवाह 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक रूप में तय करने की सिफारिश की गई, जिससे समाज में समानता स्थापित की जा सके। मतलब कम से कम लड़का हो या लड़की, उसका कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए, जिससे कि शादी के लायक हो। यानी 17 साल 17.5 साल वो नाबालिग कहलाता है, 18 साल बालिग कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आगे की राह हमारे लिए क्या है। आगे की राह है कि समाज की प्रगति और सौहार्द हेतु उस समाज में विद्यमान सभी पक्षों के बीच समानता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर समाज की संरचना में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, ये था नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग ये इस कंक्लूजन क्या निकला, अभी तक हम लोग पूरे वीडियो में क्या देखे, क्या कंक्लूजन निकला कि जो यूसीसी है, यूसीसी वो क्यों लागू होनी चाहिए। किन्हीं को क्या समझ में आया, सब अपना अपना विचार देंगे कमेंट में।
सब अपना अपना ओपिनियन डालेंगे कमेंट में, जिससे कि मुझे भी समझ आए कि इनको कैसा लग रहा है, यूसीसी क्या है, यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हमारे कंट्री में, और ये अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, ये दोनों चीज़ जानना है। इसीलिए जिनको जो समझ में आए अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा, यूसीसी क्या है और क्यों लागू होना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में सब अपना अपना ओपिनियन दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये यूसीसी किस स्टेट में अभी लागू है, तो एक तो आप लोगों को बताया है यूसीसी जो है एक आपका गोवा में लागू है, ये तो बताया है, एक लागू है आपका गोवा में, ठीक है, और एक है लागू यूके यानी उत्तराखंड में। ये दोनों स्टेट अभी यूसीसी लागू किया हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर चैनल पर कोई नया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ये जो शाहबानो मुद्दा, शाहबानो केस, ये क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।